नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के केसेस जा रहे हैं और जिस प्रकार के निर्णय सुनाए जा रहे हैं, उससे अगर मैक्सिमम लोगों को देखें तो वो संतुष्ट नहीं दिखाई देते। और ये भी देखने के लिए मिला कि कुछ गिने चुने वकील, जो इस देश के जाने माने बड़े वकील, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट उन केसेस में होता है तो उस पर त्वरित सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जब से जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई बने हैं, उसके बाद से कुछ फैसले हुए हैं, कुछ निर्णय आए हैं, उसमें कुछ स्वागत योग्य भी निर्णय है। एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पे जो सुनवाई हो रही थी, और पूर्व सीजीआई खन्ना साहब जब रिटायर होने वाले थे, उनके समय में जो सुनवाई थी वो आगे बढ़ा दिया गया और उस पर सुनवाई हुई गवई साहब की बेंच के द्वारा, और उस पर जो चीज़ कहा गया वो भी स्वागत योग्य था। साथ ही साथ नेशनल हाईवे वाले केस में भी जिस प्रकार ने कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाईवे के अंदर या उसके रूट में कोई भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी तरह की चीज़ें आती है जो इलीगल, उसको तत्काल प्रभाव से तोड़ने का कार्य किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। जो ऐप बनाया है सरकार ने, उसको प्रमोट करने की भी बात की गई। एक और पीआईएल दाखिल हुआ था जो वक्त 1995 एक्ट का था, उसके खिलाफ, और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बड़ा ही मज़ेदार है और इसको आप सभी को जानना भी चाहिए कि इसके मायने क्या हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब 95 एक्ट को 2025 से आप देखेंगे तो बार बार आप देखेंगे कि इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 21, 25 इसके उल्लंघन का लगातार चर्चा होता रहा, और ये इसी के खिलाफ पीआईएल दाखिल की गई थी, उसी की सुनवाई हो रही थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वक्त का जो एक्ट है वो 3 एक्ट है, एक 1995 का, एक 2013 में हुआ था, और अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 2025 में, ये तीनों एक्ट हैं। लेकिन 1995 का बराबर चर्चा होता है। अब जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप 1995 के कानून को, आप 1995 के कानून को 2025 में चुनौती दे रहे हैं। हम 1995 के कानून को अब चुनौती देने की इजाजत क्यों दें? हम देरी के आधार पर इसे खारिज कर देंगे। यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वर्डिंग में यही बात कहा। इस पर जो बात हुई, इस पे जो सवाल उठाए गए वो बड़ा ही दिलचस्प थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई, उस पे उन्होंने सवाल उठाया। ये सुनवाई भी जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टीन मसी की खंडपीठ कर रही थी। पीठ ने, इसमें जो याचिका करता है उनका नाम है निखिल उपाध्याय, और उन्होंने ही 1995 अधिनियम को चुनौती दी है।
और इनके जो वकील हैं वो हैं अश्विनी उपाध्याय। आप जानते हैं कि अश्विनी उपाध्याय को PIL मैन भी कहा जाता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। ये उनका फिर से सवाल था, सबसे पहला सवाल था कि इसको अभी क्यों चुनौती दी जा रही। इस पर अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि हम सिर्फ 1995 नहीं 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद CJI साहब ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए और फिर इस बात को रिपीट की कि हम देरी की वजह से केस को खारिज कर देंगे। ये उन्होंने 2 बार दोहराया। उसके बाद जवाब देते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020-21 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। जब आप 91 और 92 की याचिकाओं को सुनवाई कर सकते हैं तो 95 और 2013 को आप क्यों नहीं सुनेंगे। इसका सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद याचिकाकर्ता ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 के विरुद्ध है। और आपने देखा होगा कि जब कपिल सिब्बल साहब 2025 वक्फ एक्ट के अपोजिट केस लड़ रहे थे तो वो बार बार इन अनुच्छेदों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि ये उसकी अवहेलना है। और यही बात तो आज अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं। तो यहां भी मामला मैच हो जा रहा है। अब इस पे वो क्या तर्क देंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन लड़ाई को बड़ा जबरदस्त बना दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि केवल मुसलमानों के पास ही उनकी धार्मिक संपत्तियों को संभालने से संबंधित कानून है और अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि वक्फ अधिनियम 1995 भेदभावपूर्ण है। मुस्लिमों के लिए तो आपने कानून बना दिया, बाकी जो लोग हैं उनके लिए आप क्यों नहीं कानून बना देते। आप चूंकि पूरे देश का एक जब कानून है तो उसी के हिसाब से उसके प्रावधान होने चाहिए। फिर मुसलमानों के लिए कानून आपने बना दिया और हिंदुओं की बात जब आती है तो आप कहते हैं कि इस पर सुनवाई नहीं होगी, आप हाई कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए। ऐसा क्यों? अब क्यों 1995 एक्ट को कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब गवाई साहब ने कहा कि इस तरह के मामले में केंद्र की ओर से जो सरकार के वकील होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनका पक्ष होना जरूरी है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी जो वो अपेयर होते हैं और उन्होंने कहा
कि अदालत ने 2025 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ 1995 अधिनियम की चुनौती को जोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। आप उसको इसको मिलाइए मत। हालांकि वर्तमान याचिका को 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात आप देखते हैं कि लगातार होती है इस देश में, तो इसमें कई सारे मुस्लिम पक्ष की ओर से आपने सुना होगा कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं और यथास्थिति बहाल करने की बार बार बात करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो फिर हिंदुओं के लिए 1947 के समय का ही नियम क्यों लागू हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसे अन्य संबंधित मामले के साथ टैग कर दिया गया। एक याचिका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की थी वो विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की हुई थी, उसके साथ भी इस मामले को टैग किया गया। अब उसके वकील रहेंगे विष्णु शंकर जैन और इस मामले के वकील रहेंगे अश्विनी उपाध्याय। अगर इस मामले में अश्विनी उपाध्याय के जगह कोई और वकील होता तो सुप्रीम कोर्ट जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा था कि इतने पुराने मामले को हम क्यों सुने, देरी की वजह से हम इसको खारिज कर देंगे। तो जो बात उन्होंने कही वो कहते नहीं, इसको खारिज कर दिए रहते। ये एक बड़ा बात है। और इसमें यह भी कहा गया कि इसे अन्य संबंधित मामले के साथ टैग कर दिया जाए। इस याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिवादी बनाया जाए, ये उन्होंने साफ साफ कहा। अब इस केस की टैगलाइन हो गई है और इस पे आगे की जब सुनवाई होगी और जो लोग वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 की बात कर रहे थे और उसमें जो 1995 एक्ट की धाराओं का जिक्र कर रहे थे और जब उसी के खिलाफ ये PIL दाखिल हुई है और इस पे जब सुनवाई होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखता है और किस हिसाब से इसको सुनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अंततः झुकना ही पड़ा और ये स्वागत योग्य कदम आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर कोई अच्छे फैसले होते हैं और उस पर सही रूप से कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। तो इस पर आगे क्या कुछ होगा वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे QR कोड और बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।